खमाघनी स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाय एआई पर। खमाघनी। जी हाँ, स्वागत है आप सबका। तो आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चौहान राजवंश। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से वो आए और उनकी कौन कौन सी शाखाएं फैली राजस्थान और उसके बाहर भी। हाँ बिल्कुल, चौहानों का इतिहास राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी उत्पत्ति को लेकर जैसा आपने कहा कई अलग अलग मत हैं, अलग अलग थियरीज हैं। हाँ, और हमारे पास सोर्सेज भी कई तरह के हैं, जैसे अभिलेख मिलते हैं पत्थर पर लिखे हुए, फिर साहित्यिक ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य हैं, प्रबंध कोश है और बाद के इतिहासकारों ने भी काफी लिखा है जी। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सब सोर्सेज के आधार पर एक क्लियर पिक्चर बनाने की कोशिश करें कि चौहान कौन थे, कहाँ से आए और उनका विस्तार कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है उत्पत्ति यानी ओरिजिन। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? हाँ, सबसे चर्चित तो देखिए अग्निकुंड सिद्धांत ही है। चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इसका जिक्र किया है। अच्छा, वो वाली कहानी जिसमें गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे एक यज्ञ किया था। हाँ बिल्कुल वही। कहते हैं कि उस यज्ञ की अग्नि से 4 राजपूत कुल पैदा हुए, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और सबसे आखिर में चौहान। और इसको बाद में भी कुछ लोगों ने माना। जी, मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण जैसे इतिहासकारों और लेखकों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ये काफी पॉपुलर रहा है लोकमानस में। ठीक है, तो ये तो ही अग्निकुंड की बात। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये क्या है? हाँ, ये एक दूसरा नजरिया है। कुछ पश्चिमी इतिहासकार जैसे कर्नल जेम्स टॉड थे, विलियम क्रोक, वी स्मिथ वगैरह, उनका मानना था कि चौहान विदेशी मूल के हैं। विदेशी मतलब कहाँ से? उनका कहना था कि ये मध्य एशिया से आई शक या सिथियन जातियों के वंशज हो सकते हैं। उन्होंने कुछ रीति रिवाजों में समानताएं भी बताई, जैसे अग्नि पूजा, सती प्रथा, हथियारों की पूजा, मद्यपान वगैरह। अच्छा, लेकिन क्या भारतीय इतिहासकारों ने इसे माना? नहीं, ज्यादातर ने नहीं। खासकर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इसका बहुत जोरदार तरीके से खंडन किया। उन्होंने भारतीय साक्ष्यों के आधार पर इसे गलत साबित करने की कोशिश की। दिलचस्प है। तो मतलब दो एकदम अलग अलग बातें हो गई, एक अग्निकुंड से उत्पत्ति, दूसरी विदेशी। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके पक्ष में काफी ठोस सबूत भी माने जाते हैं। सबसे प्रमुख है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, ये कब का है? ये 1170 ईस्वी का है, चौहान शासक सोमेश्वर के समय का, और इसमें बहुत साफ तौर पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अरे वाह, मतलब शिलालेख में सीधे तौर पर ब्राह्मण लिखा है। जी हाँ, वत्स गोत्री ब्राह्मण। और इस मत को मानने वाले इतिहासकार भी कम नहीं हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी बहुत मशहूर किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में इसी सिद्धांत को आधार बनाया है। हाँ, मैंने सुना है इस किताब के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल। उनके अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर और एक कवि हुए हैं जान कवि न्यामत खान। उन्होंने कायम रासो लिखा, उसमें भी इसका समर्थन मिलता है। तो ये एक मजबूत पक्ष है। ठीक है, तो अग्निकुंड, विदेशी और ब्राह्मण 3 हो गए। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है सूर्यवंशी सिद्धांत। कुछ लोग इन्हें सूर्यवंशी भी मानते हैं। हाँ, कुछ स्रोत इन्हें सूर्यवंशी बताते हैं। जैसे विग्रहराज चतुर्थ का एक अभिलेख है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी, उसमें भी इन्हें सूर्यवंशी कहा गया है। अच्छा, और कौन है इस मत के समर्थक? जी.एच. ओझा जी, जिन्होंने विदेशी मत का खंडन किया था, वो इन्हें सूर्यवंशी मानते थे। नयन चंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य लिखा, पद्मनाभ ने काणहृदय प्रबंध लिखा। इन ग्रंथों में भी सूर्यवंशी होने का संकेत मिलता है। तो मतलब ब्राह्मण वाला मत भी है, सूर्यवंशी वाला भी। ये तो काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, इतिहास में अक्सर ऐसा होता है। अलग अलग स्रोत, अलग अलग समय, अलग अलग दावे। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है चंद्रवंशी सिद्धांत। क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, कुछ शिलालेख हैं जो इन्हें चंद्रवंशी बताते हैं। जैसे हांसी का शिलालेख है, पृथ्वीराज द्वितीय के समय का 1167 ईस्वी का, और आबू का अचलेश्वर अभिलेख है, उसमें भी चंद्रवंशी होने का उल्लेख है। अच्छा, तो मतलब सूर्यवंशी भी, चंद्रवंशी भी। जी हाँ। ये विविधता दिखाती है कि उत्पत्ति का प्रश्न कितना जटिल रहा है। सही बात है। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है मालवा से उत्पत्ति। इसका क्या आधार है? इसका आधार भी विग्रहराज चतुर्थ का ही एक अभिलेख माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे सबसे व्यवहारिक मत मानते हैं कि शायद चौहानों का मूल स्थान
मालवा के आसपास रहा हो और फिर वो उत्तर की तरफ बढ़े हों। ये भी एक संभावना है। अच्छा, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है क्षत्रिय जाति से उत्पत्ति, सीवी वैद्य का मत। हाँ, चिंतामणि विनायक वैद्य यानी सीवी वैद्य, वो इन्हें क्षत्रिय ही मानते थे, लेकिन उनका कहना था कि ये खजर नाम की एक जाति से संबंधित थे। खजर जाति, ये कौन सी जाति है? ये मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति मानी जाती है। तो ये एक और अलग ही कोण आ गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और मत है माइंड मैप के हिसाब से, अगला पॉइंट है इंद्र के वंशज। ये किसने कहा? ये नाडौल के एक शासक थे, रायपाल। उनका सिवाड़ी अभिलेख मिला है पाली से, उसमें उन्होंने खुद को इंद्र का वंशज बताया है। अरे वाह, हाँ, इंद्र के वंशज। तो मतलब कितने सारे सिद्धांत हो गए, अग्निकुंड, विदेशी, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, मालवा से, खजर जाति से, इंद्र के वंशज। हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं? देखिए, परीक्षाओं में अक्सर बिजोलिया शिलालेख वाला ब्राह्मण मत और दशरथ शर्मा का नजरिया पूछा जाता है। अग्निकुंड सिद्धांत भी लोकप्रिय होने की वजह से पूछ लेते हैं। बाकी भी पता होने चाहिए, लेकिन ये 2-3 ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा। ये विभिन्न मत दिखाते हैं कि इतिहासकार कैसे अलग-अलग स्रोतों की व्याख्या करते हैं और कैसे राजवंश अपनी लेजिटिमेसी के लिए अलग-अलग दावे पेश करते रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब उत्पत्ति के बाद बात करते हैं इनके इष्ट देव और कुलदेवी की। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है इष्ट देव कुलदेवी। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। इनके आराध्य देव या कुलेश्वर माने जाते हैं हर्षनाथ जी। ये शिवजी का ही रूप है। सीकर के पास रेवासा में इनका बहुत प्राचीन मंदिर है। जी हाँ, हर्षनाथ मंदिर। और कुलदेवी? कुलदेवी मानी जाती हैं शाकंभरी माता। इनका मुख्य मंदिर सांभर में है, इसीलिए शुरू के चौहानों को शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। और जीर्ण माता, उनका भी जिक्र आता है। हाँ, जीर्ण माता को इष्ट देवी माना जाता है। इनका मंदिर भी हर्षनाथ मंदिर के पास ही रेवासा, सीकर में है। ये दोनों मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो हर्षनाथ जी आराध्य देव, शाकंभरी माता कुलदेवी और जीर्ण माता इष्ट देवी। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है, देखिए उत्पत्ति के इतने सारे सिद्धांत हैं, अग्नि, विदेश, ब्राह्मण, सूर्य, चंद्र, मालवा, क्षत्रिय, खजर। तो आप एक लाइन बना सकते हैं, अब सूर्य चंद्र मिलकर विदेश से इंद्र का माल क्षत्रियों को देंगे। अग्नि, ब ब्राह्मण, सूर्य चंद्र, विदेश विदेशी, इंद्र माल मालवा, क्षत्रियों क्षत्रिय खजर। थोड़ा फनी है पर शायद याद रह जाए। हाँ, बढ़िया। अब सूर्य चंद्र मिलकर विदेश से इंद्र का माल क्षत्रियों को देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है प्रारंभिक स्थल और राजधानी। चौहानों ने शुरुआत कहां से की? इनका जो शुरुआती क्षेत्र था उसे सपाद लक्ष्य कहा जाता है। सपाद लक्ष्य, इसका क्या मतलब है? 1.25 लाख गांवों का समूह। ये आज की सांभर झील और उसके आसपास का इलाका माना जाता है। यहीं से चौहानों का उदय हुआ। अच्छा, सांभर झील वाला एरिया। और उनकी पहली राजधानी, कैपिटल? उनकी पहली राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर, ये नाम तो सुना हुआ नहीं लगता। हाँ, ये नागौर का प्राचीन नाम है। तो शुरुआती राजधानी नागौर थी, बाद में सांभर और फिर अजमेर राजधानी बनी। अच्छा, नागौर। एक इतिहासकार हैं रामकरण आसोपा। उनका मत है कि सांभर झील के पास रहने के कारण ही ये चौहान कहलाए। चाहमान शब्द से चौहान बना। हाँ, ये भी एक मत है। तो सपाद लक्ष्य क्षेत्र और पहली राजधानी अहिच्छत्रपुर, नागौर। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है, शुरुआती स्थल और राजधानी। बस याद रखें, सांप नाग। सांप से सपाद लक्ष्य सांभर और नाग से नागौर अहिच्छत्रपुर। इजी। हाँ, ये छोटा और आसान है। सांप नाग, बढ़िया। चलिए अब आते हैं सबसे विस्तृत हिस्से पर। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है चौहानों की शाखाएं, ब्रांचेस। सांभर से शुरू होकर ये कहां-कहां फैले? हाँ, ये बहुत फैला हुआ वंश रहा है। सांभर से निकलकर चौहानों ने राजस्थान और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर अपनी सत्ता स्थापित की। हम एक एक करके इन प्रमुख शाखाओं को देखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जहां से शुरुआत हुई, सांभर के चौहान।
माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है सांभर के चौहान। जी, सांभर या शाकंभरी के चौहान। इनके संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान। वासुदेव। इनका समय क्या था? लगभग 551 ईस्वी के आसपास। बिजौलिया शिलालेख में इन्हें सांभर झील का निर्माता भी बताया गया है। राजशेखर के प्रबंध कोश में भी इनकी जानकारी मिलती है। शताब्दी के मध्य में। तो ये संस्थापक हो गए। इनके बाद कौन प्रमुख शासक हुए सांभर में? वासुदेव के बाद कई शासक हुए, जैसे दुर्लभराज प्रथम का नाम आता है। कहा जाता है कि इनके समय पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जिसे इन्होंने रोका। पहला मुस्लिम आक्रमण उस समय? हाँ, अरबों के आक्रमण सिंध के रास्ते से हो रहे थे। फिर एक महत्वपूर्ण शासक हुए गुहक प्रथम। गुहक प्रथम, इनकी क्या खासियत थी? इन्हें पहला स्वतंत्र चौहान शासक माना जाता है। एक तरह से पहले चौहान शायद गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुहक प्रथम ने नागभट्ट द्वितीय के सामंत होते हुए भी काफी शक्ति अर्जित की। इन्हें वीर की उपाधि मिली थी और इन्होंने ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। हर्ष राय की उपाधि भी ली थी। अच्छा, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने शुरू करवाया। ठीक है, फिर चंदन राज हुए। इनकी रानी आत्मप्रभा, जिन्हें रुद्राणी भी कहते हैं, बहुत शिव भक्त थी। कहा जाता है कि वो पुष्कर झील में रोज 1000 दीपक जलाकर शिव पूजा करती थी। वाह, फिर वाकपति राज का नाम आता है। हाँ, वाकपति राज प्रथम। कहा जाता है कि उन्होंने 108 युद्ध जीते थे। काफी प्रतापी शासक थे। इनके एक पुत्र थे लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने आगे चलकर नाडोल में चौहानों की एक अलग शाखा स्थापित की। अच्छा, तो नाडौल शाखा की शुरुआत वाकपति राज के पुत्र ने की। ठीक है। वाकपति राज के बाद सिंहराज, फिर विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय भी काफी शक्तिशाली थे। इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था और भड़ोच गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। अच्छा, गुजरात तक प्रभाव था इनका। हाँ, फिर गोविंद तृतीय। हाँ, गोविंद तृतीय। फरिश्ता नाम के इतिहासकार ने लिखा है कि इन्होंने गजनी के शासक के आक्रमण को रोका था। जयानक ने पृथ्वीराज विजय में इन्हें वैरीघट यानी शत्रुओं का संहारक की उपाधि दी है। वैरीघट। हाँ, फिर दुर्लभराज द्वितीय, वाकपतिराज द्वितीय, वीर्यराम, चामुंडराज, विग्रहराज तृतीय, ये क्रम चलता रहा। जी, और फिर आते हैं पृथ्वीराज प्रथम। ये सांभर के शायद अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। पृथ्वीराज प्रथम, इनकी क्या उपलब्धि थी? इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पुष्कर में 700 चालुक्यों का वध किया था, जो वहां ब्राह्मणों को लूटने आए थे। और इनके एक सामंत थे हट्टड़ मोहिल, जिन्होंने जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया या पूरा करवाया। अच्छा, जीर्ण माता मंदिर इनके सामंत ने मनवाया। तो ये थे सांभर के कुछ प्रमुख चौहान शासक, वासुदेव से लेकर पृथ्वीराज प्रथम तक। हाँ, ये एक लंबा कालक्रम है, 6वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी के शुरुआत तक। जी। अब स्टूडेंट्स इसको याद रखने का ट्रिक ये है, सांभर के राजाओं का क्रम याद रखना मुश्किल है, पर कुछ की राजा याद रख सकते हैं। वासुदेव फाउंडर, गुहक फर्स्ट इंडिपेंडेंट, हर्षनाथ वाकपति राज 108 युद्ध, नाडौल शाखा के पिता, विग्रहराज 2 चालुक्य को हराया, आशापुरा मंदिर, पृथ्वीराज 1 लास्ट इम्पॉर्टेंट जीर्ण माता मंदिर। इनको याद रखने के लिए सोचें, वासु गुहक पति बनकर विग्रह करके पृथ्वी पर राज करेगा। थोड़ा अजीब है पर शायद काम आए। ठीक है, वासु गुहकपति बनकर विग्रह करके पृथ्वी पर राज करेगा। गुड वन। चलिए, सांभर के बाद चौहान शक्ति का केंद्र कहाँ गया? सांभर के बाद शक्ति का केंद्र बना अजमेर। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है अजमेर के चौहान। हाँ, अजमेर चौहानों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र शायद यही रहा। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की अजयराज ने। ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने लगभग 1113 ईस्वी में अजयमेरु नाम का शहर बसाया और अजयमेरु दुर्ग, जो आज तारागढ़ कहलाता है, की नींव रखी। लिखा, अजयराज ने उनके नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए थे, जिन्हें अजय प्रिय द्रह्म कहा जाता है। ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण माना जा सकता है उस जमाने में। बिल्कुल, रानी के नाम के सिक्के चलाना बड़ी बात थी। अजयराज के बाद उनके पुत्र अरुणोराज शासक बने। ये भी काफी प्रतापी थे। अरुणोराज, इनका क्या योगदान रहा? इनका सबसे प्रसिद्ध काम है अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाना। कहा जाता है कि उन्होंने तुर्कों की सेना को हराकर उनकी खून से रंगी धरती को पवित्र करने के लिए ये झील बनवाई थी। आना सागर झील? हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। और उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। हालांकि बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने उसे तुड़वा दिया था।
जहांगीर महल भी वहीं पास में है। अच्छा, वराह मंदिर। अरुणोराज के बाद क्या हुआ? हाँ, अर्णोराज के बाद उनके पुत्र जगदेव ने उनकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला, कहा जाता है। ओह, पितृहंता। ये तो बुरा हुआ। जगदेव के बाद उसका भाई यानी अर्णोराज का दूसरा पुत्र विग्रहराज चतुर्थ गद्दी पर बैठा और ये चौहानों के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। बीसल देव भी कहते हैं ना इन्हें? हाँ, बीसल देव। इनका शासनकाल लगभग 1150 से 1164 ईस्वी चौहानों का स्वर्ण काल, गोल्डन एज माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी यही कहा है। स्वर्णकाल क्यों? क्या किया इन्होंने ऐसा? अरे बहुत कुछ। इन्होंने तोमरों से दिल्ली छीन ली थी। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ पर इनका एक लेख भी मिला है। साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। दिल्ली विजय, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ये खुद बहुत बड़े विद्वान और कवि थे। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी जिसे सरस्वती कंठाभरण कहते थे। हाँ, और उसी को बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवा दी थी, है ना? बिल्कुल वही। और इस पाठशाला की दीवारों पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा खुद रचित नाटक हरकेली की पंक्तियां खुदी हुई थी। हरकेली नाटक इन्होंने खुद लिखा था? हाँ, संस्कृत में। और इनके दरबारी कवि थे सोमदेव। उन्होंने ललित विग्रहराज नाम का नाटक लिखा। इन दोनों नाटकों की कुछ पंक्तियां आज भी उस 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर मिलती हैं। क्या बात है! मतलब शासक भी, सेनापति भी और कवि विद्वान भी। जी हाँ। इन्होंने बीसलपुर कस्बा भी बसाया और वहां बीसलसर तालाब भी बनवाया। विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए इन्हें कवि बंधु या कवि बांधव की उपाधि भी मिली थी। जयानक ने दी थी ये उपाधि, कवि बंधु। और वो बीसलदेव रासो, वो भी इन्हीं से संबंधित है। हाँ, बीसलदेव रासो एक प्रेम कहानी है जिसे नरपति नाल ने लिखा था। इसमें विग्रहराज चतुर्थ और रानी राजमती की प्रेम कहानी है। ये गोड़वाड़ी भाषा में लिखी गई है। अच्छा, तो विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसलदेव एक असाधारण शासक थे। इनके बाद कौन आया? इनके बाद उनका पुत्र अपरगांगे आया, लेकिन शायद ज्यादा समय शासन नहीं कर पाया। फिर विग्रहराज चतुर्थ के भतीजे यानी जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय शासक बने। पृथ्वीराज द्वितीय, इनके बारे में क्या खास है? इनके समय का हांसी हरियाणा से एक अभिलेख मिला है और इनकी रानी थी सुहाव देवी। उन्होंने मैनाल चित्तौड़गढ़ के पास एक शिव मंदिर बनवाया था, सुहेश्वर मंदिर। धोड़ अभिलेख में इसका जिक्र है। रूठी रानी मंदिर भी शायद इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद? पृथ्वीराज द्वितीय के बाद उनके चाचा यानी आणोराज के सबसे छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान गद्दी पर बैठे। सोमेश्वर चौहान, ये नाम तो सुना है अभी? हाँ, बिजोलिया शिलालेख इन्हीं के समय का 1170 ईस्वी है, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है। अच्छा, हाँ, तो ये वही सोमेश्वर हैं। और इनके बाद? इनके बाद आए चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम आम तौर पर पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान, रायपिथौरा, दलपोंगल। हाँ, अब आई असली कहानी। इनका समय क्या था? 1177 से 1192 ईस्वी तक। बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे, तो शुरुआत में इनकी मां कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के तौर पर शासन संभाला था। कर्पूरी देवी, हाँ बिल्कुल। फिर पृथ्वीराज ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने राज्य के आंतरिक विद्रोहों को दबाया, जैसे भंडानक जनजाति का दमन किया। फिर पड़ोसी राज्यों से युद्ध हुए। जैसे कौन से युद्ध? महोबा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, 1182 ईस्वी में। इसमें उन्होंने चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था। इसी युद्ध में महोबा के वीर सेनापति आल्हा और उदल लड़े थे। आला उदल, हाँ, इनकी वीरता की कहानियां तो आज भी गाई जाती हैं। और फिर नागौर का युद्ध हुआ 1194 में गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय के साथ। बाद में संधि हो गई थी। एक इच्छिनी देवी का विवाद भी जयचंद गढ़वाल के साथ हुआ था। और फिर सबसे महत्वपूर्ण तराइन की युद्ध। हाँ, मोहम्मद गौरी के साथ पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में। इसका कारण क्या था? कारण था तबर हिंद यानी आज का भटिंडा। उस पर गौरी ने कब्जा कर लिया था, तो पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर पहुंचे। इस युद्ध में दिल्ली के गवर्नर और पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज तोमर ने गौरी को घायल कर दिया था और गौरी की सेना हार गई। पृथ्वीराज की जीत हुई। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज जीते। लेकिन फिर दूसरा युद्ध हुआ।
हाँ, अगले ही साल 1192 ईस्वी में गौरी पूरी तैयारी के साथ वापस आया। इस बार तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। हार गए? क्यों? क्या कारण रहे हार के? कई कारण बताए जाते हैं। कहते हैं पृथ्वीराज ने पहली जीत के बाद गौरी को कम आंका। पड़ोसी राजपूत राजाओं जैसे जयचंद से उनके मतभेद थे तो किसी ने साथ नहीं दिया। गौरी ने कूटनीति से काम लिया, सुबह धोखे से हमला किया। तुर्कों के घोड़े बेहतर थे, उनके हथियार हल्के थे, सेना की रणनीति में भी शायद कमी रही। और इस हार का परिणाम क्या हुआ? परिणाम बहुत दूरगामी हुआ। भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। कला, संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। पृथ्वीराज को युद्ध के बाद सिरसा, हरियाणा के पास पकड़कर मार दिया गया। तो ये अंत था पृथ्वीराज तृतीय का। उन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ किला भी बनवाया था। हाँ, उनके दरबार में कला संस्कृति विभाग के मंत्री थे पद्मनाभ, और दरबारी कवियों में चंद बरदाई का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। हालांकि इसकी प्रामाणिकता पर विवाद है। और जयानक? हाँ, जयानक भट्ट, उन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा, जो ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय के बाद अजमेर का क्या हुआ? उनके बाद उनके भाई हरिराज ने कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली और अजमेर पर तुर्कों का पूरी तरह कब्जा हो गया। हरिराज अजमेर के अंतिम चौहान शासक थे। तो ये था अजमेर के चौहानों का इतिहास, अजय राज से हरिराज तक। अब स्टूडेंट्स इसको याद रखने का ट्रिक ये है, अजमेर के की राजा अजयराज, फाउंडर अजमेर, अर्णोराज आनासागर वराह मंदिर, विग्रहराज फोर बीसलदेव गोल्डन एज, हरकेली दिल्ली विजय, पृथ्वीराज थर्ड तराइन युद्ध, इनको याद रखने का क्रम। अजय और अर्णो ने मिलकर विग्रह करके पृथ्वी जीती। अजय, अर्णो, विग्रह, पृथ्वी। सिंपल। हाँ, ये बढ़िया है। अजय और अर्णो ने मिलकर विग्रह करके पृथ्वी जीती। चलो, अजमेर के बाद चौहानों की शक्ति कहाँ केंद्रित हुई? पृथ्वीराज के पुत्र का क्या हुआ? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने अजमेर छूटने के बाद रणथंभौर में चौहान वंश की एक नई शाखा स्थापित की। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है रणथंभौर के चौहान। अच्छा, रणथंभौर, ये तो बहुत मजबूत किला है। तो संस्थापक हुए गोविंदराज 1194 ईस्वी में। जी, गोविंदराज के बाद वीर नारायण, फिर वाघभट या वाघभट जैसे शासक हुए। फिर जयद्रथ सिंह आए, जिन्होंने लगभग 32 साल शासन किया। जयद्रथ सिंह। और इनके बाद आए रणथंभौर के सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव, हाँ, इनका नाम तो सुना ही है। हम्मीरहट के लिए प्रसिद्ध हैं ये। इनका समय क्या था? 1282 से 1301 ईस्वी तक। ये जयद्रथ सिंह के तीसरे पुत्र थे। बहुत वीर थे, कहा जाता है। अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े और 16 में जीते। दिग्विजय की नीति अपनाई इन्होंने। हाँ, 16 युद्ध जीते। और इनका संघर्ष किसके साथ हुआ? इनका संघर्ष दिल्ली सल्तनत के साथ हुआ। पहले जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी हार गया। हाँ, जीत नहीं पाया और जाते जाते उसने कहा था कि मैं ऐसे 10 किले मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई। सही कहा। फिर अलाउद्दीन खिलजी? हाँ, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1301 ईस्वी में। उसके आक्रमण का क्या कारण था? कई कारण थे। एक तो अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति। दूसरा, हम्मीर ने अलाउद्दीन के विद्रोही मंगोल सैनिकों मुहम्मद शाह और कहबरू को शरण दे दी थी और लौटाने से मना कर दिया था। ये मुख्य कारण बना। अच्छा, शरण देने की वजह से? हाँ, भीषण युद्ध हुआ। अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापति भेजे, उलुग खान और नुसरत खान। हम्मीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। शुरुआत में नुसरत खान मारा गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अलाउद्दीन खुद आया, उसने किले का घेरा डाल दिया। काफी समय तक घेरा चला, लेकिन किला जीतना आसान नहीं था। अंत में अलाउद्दीन ने छल कपट का सहारा लिया। छल कपट कैसे? हम्मीर के 2 सेना नायक थे, रणमल और रतिपाल। अलाउद्दीन ने उन्हें लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने किले के गुप्त रास्ते बता दिए और रसद सामग्री में भी मिलावट करवा दी। विश्वासघात, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, जब हार निश्चित हो गई, तब हम्मीरदेव के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया बाना पहना और किले के द्वार खोलकर दुश्मन सेना पर टूट पड़े। ये केसरिया कहलाता है। और महिलाओं ने?
महिलाओं ने रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर किया, यानी आग में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की। इसे राजस्थान का पहला साका माना जाता है 1301 ईस्वी में। पहला साका जौहर रानी रंगदेवी ने किया। और हम्मीर देव वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि उनकी पुत्री देवलदे ने किले में स्थित पद्म तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। जल जौहर। अच्छा, तो ये रणथंभौर का पतन था। हाँ, और इस जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए अमीर खुसरो ने कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो का कथन। हम्मीर देव पर कई किताबें भी लिखी गई हैं ना? जी हाँ, जैसे नयन चंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य लिखा, जोधराज और सारंगधर ने हम्मीर रासो लिखा, चंद्रशेखर ने हम्मीर हठ लिखा, एक हम्मीर बंध और हम्मीरायण भी हैं। हाँ, हम्मीर हठ तो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये थे रणथंभौर के चौहान। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है, रणथंभौर के की राजा, गोविंदराज फाउंडर, हम्मीर देव मेन हीरो, साका। बस ये 2 नाम याद रखें। रण में गोविंद हम्मीर, रण से रणथंभौर, गोविंद हम्मीर, और साका 1301 याद रखना है। रण में गोविंद हम्मीर, ठीक है। अब रणथंभौर के अलावा और कौन सी शाखाएं थी? आपने नाडौल का जिक्र किया था। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट में नाडौल के चौहान। हाँ, नाडौल जो पाली जिले में है। हाँ। यहाँ चौहान शाखा की स्थापना सांभर के शासक वाकपति राज प्रथम के पुत्र लक्ष्मण राज ने की थी। लक्ष्मण राज कब की थी स्थापना? लगभग 960 ईस्वी के आसपास। इन्होंने नाडौल में आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया था। अच्छा, नाडौल में भी आशापुरा माता मंदिर है। हाँ। और यहाँ के प्रमुख शासक? यहाँ के एक प्रमुख शासक हुए केलहण, और केलहण के ही एक भाई थे कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल। इनका नाम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने नाडौल से जाकर जालोर में चौहानों की एक नई और बहुत प्रसिद्ध शाखा की नींव रखी। अच्छा। सोनगरा चौहान। अच्छा। तो नाडौल से जालौर शाखा निकली। हाँ। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है, नाडौल बस संस्थापक लक्ष्मण राज, वाकपति राज का पुत्र, और आशापुरा मंदिर याद रखें। और ये याद रखें कि यहीं से कीर्तिपाल जालौर गए। ट्रिक, नाडोल लक्ष्मण कीर्ति जालौर में है। नाडोल लक्ष्मण कीर्ति कीर्तिपाल जालौर। नाडोल लक्ष्मण कीर्ति जालौर में है, सही है। तो अब आते हैं जालौर पर। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है जालौर की चौहान सोनगरा शाखा। हाँ, जालौर प्राचीन नाम जाबालीपुर। यहाँ का किला सोनगिरी या सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, इसीलिए यहाँ के चौहान सोनगरा कहलाए। सोनगरा चौहान। और संस्थापक? कीर्तिपाल। कब स्थापना की? 1181 ईस्वी में। कीर्तिपाल ने यहाँ के परमार शासक कुंतपाल को हराकर जालौर पर अधिकार किया था। कीर्तिपाल के बारे में और कुछ? सुंधा माता अभिलेख में इन्हें राजेश्वर की उपाधि दी गई है, और मुहनौत नैन्सी ने इन्हें कीतु एक महान राजा कहा है। मतलब ये काफी योग्य शासक थे। कीतु एक महान राजा, ठीक है। कीर्तिपाल के बाद? इनके बाद समर सिंह, फिर उदय सिंह। उदय सिंह ने इल्तुतमिश के समय मंडोर का इलाका छीन लिया था दिल्ली सल्तनत से। अच्छा, इल्तुतमिश से मंडोर छीना। फिर चचिकदेव? हाँ, चचिकदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। फिर सामंत सिंह, और सामंत सिंह के बाद आए जालौर के सबसे प्रतापी शासक कान्हड़देव सोनगरा। इनका संघर्ष भी अलाउद्दीन खिलजी से हुआ था ना? हाँ बिल्कुल, जैसे रणथंभौर में हम्मीर देव थे, वैसे ही जालौर में कान्हड़देव ने अलाउद्दीन का मुकाबला किया। क्या हुआ था यहाँ? अलाउद्दीन ने पहले जालौर के अधीन सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया 1308 ईस्वी में। सिवाना, ये कहाँ है? ये बाड़मेर में है। इसे जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। यहाँ का रक्षक कान्हड़देव का भतीजा सातलदेव चौहान था। तो सिवाना में क्या हुआ? यहाँ भी विश्वासघात हुआ। भायल नाम के एक सैनिक ने अलाउद्दीन को गुप्त मार्ग बता दिया। युद्ध हुआ, सातलदेव वीर गति को प्राप्त हुए और रानियों ने जौहर किया। ये सिवाना का पहला साका था। हाँ, सिवाना में भी साका हुआ। अलाउद्दीन ने जीतने के बाद सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया और कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का हाकिम बना दिया। हाँ, खैराबाद। फिर एक मालकाना का युद्ध भी हुआ था, जिसमें कान्हड़देव के सैनिकों ने खिलजी सेना को हराया था। लेकिन अंततः अलाउद्दीन ने 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया। जालौर पर आक्रमण, इसका क्या कारण बताया जाता है? एक तो वही साम्राज्य विस्तार, दूसरा मुहनौत नैन्सी एक कहानी बताते हैं फिरोजा और वीरमदेव के प्रसंग की। वीरमदेव कान्हड़देव के पुत्र थे।
कहते हैं अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा उनसे प्रेम करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव तैयार नहीं थे। ये भी एक कारण माना जाता है। फिरोजा वीरमदेव प्रसंग। तो जालौर में क्या हुआ? यहाँ भी घेरा डाला गया और फिर से विश्वासघात। बीका दहिया नाम के एक सरदार ने लालच में आकर किले के गुप्त दरवाजे बता दिए। फिर से विश्वासघात। हाँ, इसके बाद युद्ध हुआ। कानड़देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरमदेव वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और किले में साका हुआ। ये जालौर का साका कहलाता है, 1311 ईस्वी। तो जालौर भी हाथ से चला गया। हाँ, अलाउद्दीन ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। और वहां एक मस्जिद बनवाई जिसे अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद कहते हैं। जलालाबाद। और कानड़देव पर भी कोई किताब है? हाँ, पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वात लिखी है, जिनमें इस पूरे संघर्ष का वर्णन है। ठीक है, तो ये थे जालौर के सोनगरा चौहान। अब स्टूडेंट्स इसको याद रखने का ट्रिक ये है, जालौर सोनगरा के लोग: कीर्तिपाल फाउंडर कीतू, कान्हड़देव हीरो साका 1311, वीरमदेव पुत्र, सिवाणा साका 1308, विश्वासघाती रणथंबोर में रणमल रतिपाल, सिवाणा में भाईला, जालौर में बीका दहिया, नाम बदले, सिवाणा का खैराबाद, जालौर का जलालाबाद। ट्रिक: कीर्ति का वीर कान्हा जालौर में सोया पर बीका ने जगा दिया। कीर्ति कान्हा वीर जालौर सोनगरा बीका, और सिवाणा खैराबाद जालौर जलालाबाद याद रखना है। कीर्ति का वीर कान्हा जालौर में सोया पर बीका ने जगा दिया, ये सही है। अच्छा, जालौर के बाद माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है सिरोही के चौहान, देवड़ा शाखा। हाँ, सिरोही। यहाँ चौहानों की देवड़ा शाखा का राज रहा। इसके संस्थापक थे लुम्बा देवड़ा। लुम्बा देवड़ा कब? लगभग 1311 ईस्वी में। इन्होंने परमारों से आबू और चंद्रावती का इलाका जीता था। अच्छा, तो शुरुआत आबू चंद्रावती से हुई। फिर एक शासक हुए शिवभान। इन्होंने अपनी राजधानी शिवपुरी बनाई, लेकिन सिरोही शहर किसने बसाया? सिरोही शहर बसाया और उसे राजधानी बनाया सहसमल देवड़ा ने 1425 ईस्वी में। सहसमल देवड़ा 1425, सिरोही की स्थापना। ठीक है, और कोई महत्वपूर्ण शासक? हाँ, सुरतान देवड़ा का नाम आता है, महाराणा प्रताप के समकालीन थे। सुरतान देवड़ा क्या खास था इनके समय में? इनके समय दत्तानी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1583 ईस्वी में। दत्तानी का युद्ध किसके साथ? मुगल सेना के साथ। अकबर ने सेना भेजी थी जिसमें जगमाल, महाराणा प्रताप का भाई, और बीकानेर के राय सिंह का बेटा भी था। इस युद्ध में सुरतान देवड़ा ने मुगल सेना को हरा दिया था। जगमाल और राय सिंह का बेटा दोनों मारे गए थे। अरे, अकबर की सेना को हरा दिया, ये तो बड़ी बात है। हाँ, इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि दुरसा आढ़ा भी थे, जिन्होंने राव सुरताना कवित्त लिखे। दुरसा आढ़ा, ठीक है। और सिरोही के बारे में? बाद में शिव सिंह नाम के शासक हुए, जिन्होंने 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि की। ठीक है, अंतिम रियासत। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको याद रखने का ट्रिक ये है, सिरोही देवड़ा लुम्बा फाउंडर, सहसमल सिरोही बसाया, सुरतान दत्तानी युद्ध, अकबर को हराया, शिव सिंह अंतिम संधि। ट्रिक: सिर पर लुम्बा सहस्र सुर वाला शिव, सिर सिरोही, लुम्बा लुम्बा, सहस्र सहसमल, सुर सुरतान, शिव शिव सिंह। सही है। चलिए अब हाड़ौती की तरफ चलते हैं। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है बूंदी के चौहान, हाड़ा शाखा। हाँ, बूंदी। यहाँ चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन रहा। हाड़ौती क्षेत्र इन्हीं के नाम पर पड़ा। हाड़ा चौहान। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे देवा हाड़ा। इन्होंने लगभग 1241 ईस्वी में मीणाओं को हराकर बूंदी पर अधिकार किया था। देवा हाड़ा 1241, ठीक है। फिर एक शासक हुए बरसिंह। इन्होंने 1354 ईस्वी में बूंदी का प्रसिद्ध तारागढ़ किला बनवाया। तारागढ़ किला बूंदी वाला, अजमेर वाला अजय राज ने, ठीक है, बरसिंह ने बनवाया। और कौन महत्वपूर्ण है? एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए राव सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा, इनका क्या योगदान था? इन्होंने 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आमिर के राजा भगवंत दास की मदद से ये संधि हुई थी। अच्छा, अकबर से संधि कर ली, बदले में इन्हें रणथंबोर का किला भी मिला था शायद। हाँ, अकबर ने इन्हें रणथंबोर का किलेदार बना दिया था। इन्होंने द्वारका में रणछोड़ जी का मंदिर भी बनवाया था। ये कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। इनके दरबारी थे चंद्रशेखर,
जिन्होंने सुरजन और हम्मीरहट, ये दूसरा हम्मीरहट है, जैसे ग्रंथ लिखे। चंद्रशेखर, ठीक है। सुरजनहाड़ा के बाद में बुद्ध सिंह हुए। इन्होंने नेहरतंग नाम का ग्रंथ लिखा। इनके समय बूंदी में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया था, दलेल सिंह और उम्मेद सिंह के बीच। इसी चक्कर में मराठों का हाड़ौती में प्रवेश हुआ। मराठा हस्तक्षेप, हाँ, ये तो राजस्थान के इतिहास की एक बड़ी समस्या रही। और अंत में विष्णु सिंह ने सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, तो ये थे बूंदी के हाड़ा चौहान। अब स्टूडेंट्स इसको याद रखने का ट्रिक ये है, बूंदी हाड़ा देवा फाउंडर, बरसिंह तारागढ़, सुरजन अकबर संधि रणथंभौर रणछोड़ मंदिर, बुद्ध सिंह नेहतरंग मराठा, ट्रिक बूंदी देव बरसकर सुरजन बुद्ध विष्णु बने। बूंदी देव बरसकर सुरजन बुद्ध विष्णु बने। वाह। अब बूंदी से ही निकली एक और शाखा। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है कोटा के चौहान, हाड़ा शाखा। हाँ, कोटा। इसे बूंदी से अलग करके एक स्वतंत्र रियासत बनाया गया था। किसने बनाया और कब? मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 ईस्वी में बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक बना दिया। तो संस्थापक हुए माधो सिंह। माधो सिंह 1631 शाहजहां द्वारा। ठीक है। कोटा में और कौन प्रमुख शासक हुए? एक हुए मुकुंद सिंह। ये धर्मत के युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में शाहजहां की तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे। इन्होंने कोटा में अबली मीणी का सुंदर महल बनवाया था। अबली मीमी का महल, मुकुंद सिंह। फिर एक बहुत ही दिलचस्प शासक हुए महाराव भीम सिंह। भीम सिंह, क्या दिलचस्प था इनमें? ये वल्लभ संप्रदाय के बड़े अनुयायी बन गए थे। इन्होंने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया था और कोटा का नाम भी बदलकर नंदग्राम रख दिया था। अरे, कोटा का नाम नंदग्राम? हाँ। इन्होंने बारां में प्रसिद्ध सांवरिया जी का मंदिर बनवाया और इन्होंने बूंदी पर आक्रमण करके उसका नाम फर्रुखाबाद रख दिया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इन्हें शेरगढ़ का किला भी दिया था, जिसका नाम इन्होंने बरसाना रख दिया था। क्या बात है। नाम बदलने का बड़ा शौक था इन्हें। कृष्णदास, नंदग्राम, फर्रुखाबाद, बरसाना। गजब। हाँ। बाद में उम्मेद सिंह हुए, जिनके समय जालिम सिंह झाला प्रमुख प्रशासक थे। फिर राम सिंह द्वितीय के समय 1857 की क्रांति हुई। कोटा हाड़ौती क्षेत्र का दूसरा प्रमुख राज्य था। ठीक है, तो ये थे कोटा के हाड़ा चौहान। अब स्टूडेंट्स को याद रखने का ट्रिक ये है, कोटा हाड़ा माधो, फाउंडर शाहजहां, मुकुंद धर्मत युद्ध, अबली मीणी महल, भीम, कृष्णदास, नंदग्राम, सांवरिया जी, राम सिंह टू 1857। ट्रिक, कोटा में माधव मुकुंद भीमराम हैं। कोटा माधव मुकुंद भीमराम है। ठीक है, अब एक और रियासत जो हाड़ौती से ही जुड़ी है। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है झालावाड़ के चौहान। हाँ, झालावाड़। ये बेसिकली चौहानों की सीधी शाखा नहीं, बल्कि कोटा के झाला प्रशासकों द्वारा स्थापित रियासत थी, लेकिन हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है। अच्छा, तो संस्थापक कौन थे? कोटा के प्रशासक जालिम सिंह झाला के पौत्र मदन सिंह झाला ने अंग्रेजों की मदद से 1838 ईस्वी में झालावाड़ रियासत की स्थापना की। तो संस्थापक मदन सिंह झाला। मदन सिंह झाला 1838। और राजधानी झालरापाटन, जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। ये राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी। बिल्कुल, अंतिम रियासत झालावाड़। सिरोही अंतिम संधि करने वाली, झालावाड़ अंतिम बनने वाली। ठीक। यहाँ कोई खास बात? यहाँ के एक शासक थे राजेंद्र सिंह। उन्होंने एक काष्ठ प्रसाद महल, लकड़ी का महल बनवाया था, जो शायद आग लगने से नष्ट हो गया। और उन्होंने हरिजनों के लिए मंदिर प्रवेश शुरू करवाया था। अच्छा, सामाजिक सुधार का काम। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है, झालावाड़, झाला मदन सिंह फाउंडर, झालरापाटन कैपिटल, अंतिम रियासत। ट्रिक, झाला मदन अंतिम। झाला मदन अंतिम। परफेक्ट। तो ये थी चौहानों की प्रमुख शाखाएं। सांभर से अजमेर, फिर रणथंभौर, उधर नाडौल से जालौर और सिरोही, और इधर हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़। काफी विस्तृत फैलाव रहा इनका। हाँ बिल्कुल। सांभर की एक छोटी सी शुरुआत से निकलकर चौहानों ने सदियों तक राजस्थान और उत्तरी भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि चौहानों की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं, अग्निकुंड, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, विदेशी वगैरह, जिनमें बिजोलिया अभिलेख वाला ब्राह्मण मत काफी अहम है। जी।
फिर हमने देखा कि उनकी शुरुआत सपादलक्ष्य सांभर क्षेत्र से हुई। पहली राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। और फिर उनकी शाखाएं फैली सांभर, अजमेर, जहां विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय जैसे महान शासक हुए, रणथंबोर, जहां हम्मीरदेव ने साका किया, नाडौल, जालौर, कानड़देव का संघर्ष, और साका, सिरोही, बूंदी, कोटा और झालावाड़। हर शाखा के अपने वीर और अपनी कहानियां हैं। बिल्कुल। चौहानों का इतिहास सिर्फ एक वंशावली या युद्धों की लिस्ट नहीं है। ये राजस्थान के बनने की कहानी है, बाहरी ताकतों के खिलाफ प्रतिरोध की कहानी है, और एक खास तरह की राजपूती संस्कृति के विकास की कहानी भी है। सही कहा। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे हमने देखा कि चौहानों की इतनी सारी शाखाएं थीं, उनके आपस में भी शायद हमेशा अच्छे संबंध नहीं रहे होंगे। जैसे पृथ्वीराज तृतीय को पड़ोसियों का साथ नहीं मिला। तो ये सवाल उठता है कि राजपूतों में उस समय एक व्यापक एकता का जो भाव दिखता है, उसने उनके इतिहास को, उनकी सफलताओं और असफलताओं को कैसे प्रभावित किया होगा? हाँ, ये एक सोचने वाला बिंदु है। एकता होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। शायद। इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। कोई एक सीधा जवाब नहीं है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से श्रोताओं को चौहान राजवंश की उत्पत्ति, उनकी शाखाओं और उनके महत्व की एक अच्छी जानकारी मिली होगी। जी, उम्मीद तो यही है। और अगर आपकी रुचि और बड़ी है तो आप डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टीज या गोपीनाथ शर्मा और GH ओझा जी के काम को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।